बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हम 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग थर्ड चैप्टर जर्नल कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये ऑलरेडी बना दिया है। यहाँ ऊपर देखा आई बटन आते रहेगा, वहाँ से भी आप चेक करें और सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पे भी चेक करें। आज जो हम करने वाले हैं आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 85 पे दिया गया है। जनरेटी का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना दिया है। जनरेटी हमेशा हेडिंग से शुरू करें। हेडिंग क्या लिखना है आपको? इन द बुक्स ऑफ, जो भी पर्सन, जो भी दुकान, जो भी कंपनी, जिसका भी नाम दिया हो वो नाम लिखे। यहाँ पे लिखा है संजय जनरल स्टोर, तो यहाँ पे हमने लिखा है इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर्स। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखिए जर्नल एंट्रीज। फिर हेडिंग आप हमेशा लिखें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। और सब में साल और महीना ये कॉमन रहता है, तो इसको भी एक ही बार लिख लें। यहाँ पे क्या लिखा है? जून 2019, तो यहाँ लिख लेते हैं जून 2019। एंट्री एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहली 1 जून को क्या हुआ? 1 जून को स्टार्टेड, देखो स्टार्टेड बिजनेस, कमेंस बिजनेस, इन्वेस्टेड इन बिजनेस, यानी यहाँ पे कैपिटल वर्ड आ गया। तो ये वर्ड हमेशा याद रखें, स्टार्टेड, कमेंस या इन्वेस्ट, ये वर्ड आता है यानी कैपिटल। और कैपिटल हमेशा कहाँ आता है बच्चों? क्रेडिट में, क्योंकि ओनर पैसा दे रहा है बिजनेस के अंदर, ही इज अ गिवर। तो ओनर का, जब भी ओनर बिजनेस में पैसा देता है तो कैपिटल कहते हैं। और ओनर जब भी बिजनेस से कुछ विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। दोनों ही ओनर का नाम है, मगर जब वो बिजनेस में पैसा देता है या एसेट्स देता है तो कैपिटल कहते हैं ओनर को। और जब वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए कुछ चीज बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो एंट्री नंबर 1 में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, बैंक 1 लाख और गुड्स 50,000। यानी ये जो ओनर है संजय, इसने अपने बिजनेस के अंदर कैश भी इनपुट कर रहा है, बैंक भी इनपुट कर रहा है, गुड्स भी इनपुट कर रहा है। और तीनों ही मेरे लिए एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, गुड्स भी एसेट्स है। और एसेट्स कंपनी के अंदर आ रहे, इन डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट होगा। 1 तारीख डेट डालना है आपको। कैश अकाउंट डेबिट 50,000। बैंक अकाउंट, ये भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख लिखना है डेबिट कॉलम में। गुड्स भी कंपनी के अंदर आ रहा है, गुड्स अकाउंट डेबिट 50,000। तो इस तरह से 3 चीज ये लिखा है, ओनर लिखे आ रहा है संजय। तो अब क्या करना है आपको? तीनों को प्लस करना है, क्योंकि क्रेडिट में आपको क्या लिखना है? टू कैपिटल। तो टू कैपिटल जब हम लिखेंगे तो तीनों प्लस करके लिखेंगे 2 लाख। तो 50 प्लस 1 प्लस 50, तो ये हो गया आपका 2 लाख। और नरेशन लिखे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद एसेट्स। आप चाहें तो आप तीनों नाम लिख सकते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक एंड गुड्स, तो भी राइट है। सिर्फ एसेट्स वर्ड डालेंगे तो भी राइट है, क्योंकि ये तीनों मेरे एसेट्स हैं। तो इस तरह से एंट्री नंबर 1 हुई। इसको ध्यान देना, कभी भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो ओनर एक ही चीज नहीं डालता, कैश हमेशा। पहले आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में, तो इनिशियल सम था, इसलिए आपको एक ही चीज बताएगी। तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि बिजनेस शुरू करते तो सिर्फ कैश से नहीं शुरू होता है, कैश भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए, गुड्स भी चाहिए। आगे आप चलेंगे तो फर्नीचर भी आएगा, मशीनरी भी आएगा। तो जो भी एसेट्स बिजनेस में आ रहे हैं, कंपनी में आ रहे हैं स्टार्टिंग में, तो उस सब को आप डेबिट करें और टोटल करके आप कैपिटल के सामने लिखें। तो ये 2 लाख हमने क्या किया? डेबिट को पूरा प्लस करके 2 लाख कैपिटल के सामने लिख दिया। तो एंट्री नंबर 1 हुई, इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं एंट्री नंबर 2, यानी 5 जून को क्या हुआ? 5 जून को परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने परचेज किया उधार पे, यानी मोहन, यानी परचेज अकाउंट और मोहन अकाउंट, ये 2 अकाउंट आ गए। फिर वो बोलता है कि जो 80,000 का हमने गुड्स परचेज किया है उस पे आपको 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, यानी 10% कम करके आप परचेज करोगे। तो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। मगर बच्चों ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था मैंने आपको, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट आप कैलकुलेट तो करते हो मगर शो नहीं कर सकते आप। ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, अगर इसके जगह पे कैश डिस्काउंट लिखा होता वो भी हम कैलकुलेट करते और उसको शो भी करते हम।
क्योंकि वो आपका कस्टमर से रिलेट करता है और वो बिजनेस में शो करना कंपलसरी है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में होता है। तो इसको आपको शो नहीं करना है, मगर कैलकुलेट जरूर करना है। ठीक है, तो पहले इसका मैं वर्किंग नोट बता दूं आपको। वर्किंग नोट क्या है इसका? 80,000 रुपए पहले 10% हम डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो 80,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो आपका 10% आ गया 8,000। और ये 8,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है आपसे। हाँ, कैश डिस्काउंट होगा तो वो अपीयर होगा, उसको याद रखना। तो ये बच्चों 8,000 क्या करना है आपको? इस 80,000 में से 8,000 माइनस करना है। तो 80,000 में से 8,000 माइनस किए तो ये अमाउंट बन गया 72,000 का। यानी मोहन से जब मैंने गुड्स खरीदा तो उसको जो पेमेंट करूंगा, बाद की बात है, मगर पेमेंट कितने का होगा? 72,000 का। तो हम जब अब एंट्री पास करेंगे तो उस एंट्री में आप 80,000 नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? 72,000। तो बच्चों पहली बात तो परचेस नॉमिनल है, एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो 5 तारीख को लिखेंगे हम लोग परचेस अकाउंट डेबिट 72,000, ये अमाउंट लिखना है वर्किंग नोट वाला। और मोहन इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहां लिख लेते हैं टू मोहन अकाउंट 72,000 बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट देखो हमने कैलकुलेट किया मगर कहीं शो नहीं कर रहे। ठीक है, ये वर्किंग नोट आपको अलग से बनानी है, सम के बीच में नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। होप सो यहाँ डाउट ना हो वर्किंग नोट में। एंट्री नंबर 5 हो गई, इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं एंट्री नंबर 9 को। तो 9 में को क्या हुआ? सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे भी गुड्स बिक रहा है, उर्मिला को हम बेच रहे हैं और यहाँ पे भी ट्रेड डिस्काउंट दिया है, मगर यहाँ पे 5% दिया है। तो पहले तो आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। इसका वर्किंग नोट यहाँ पे देख लो। 30,000 पे उन्होंने कितना बोला था? 5%। तो 30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, दैट कम्स टू 1,500। एंड दिस इज योर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे कभी भी बताना नहीं है आपको, हाँ कैलकुलेट जरूर करना है। तो 1,500 क्या करना है आपको? इस 30,000 में से 1,500 माइनस करना है, यहां लिख लेते हैं। तो 30,000 में से हमने 1,500 माइनस किया, तो आपका जो अमाउंट आया वो है 28,500। तो यहां पे आपको 30,000 की एंट्री नहीं पास करनी है, आपको 28,500 की एंट्री पास करनी है। पहले एंट्री देख लेते हैं अभी। सेल्स नॉमिनल है, इनकम क्रेडिट होगा। और यहाँ पे कोई नाम आ गया है, नाम के साथ कोई पेमेंट या रिसीप्ट का डिटेल नहीं है, इसका मतलब ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है बच्चों, जब भी नाम आए तो आप देखें रिसीव्ड या पेड वर्ड तो नहीं है। जैसे आप देखेंगे 22 में, तो 22 में देखो नाम है मगर यहाँ पे पेड वर्ड है, यानी कैश ट्रांजैक्शन है। तो उसी तरह से 9 में क्या हो रहा है? सोल्ड गुड्स टू उर्मिला हो रहा है और आगे कोई डिटेल नहीं कि रिसीव्ड हुआ कि नहीं हुआ, पैसा मिला कि नहीं मिला। तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन बन गया आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड नहीं आएगा। तो एक हो गया सेल्स और एक हो गया उर्मिला। उर्मिला को हमने गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो शी इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, यानी उर्मिला डेबिट हुई और सेल्स क्या हो जाएगा? इनकम क्रेडिट। तो एंट्री नंबर 9 यहां देख ले, उर्मिला अकाउंट डेबिट 28,500, ये जो निकाला है हमने माइनस करके वो फिगर लिखना है। और सेल्स आपका इनकम हुआ टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट में, बीइंग गुड्स सोल्ड टू उर्मिला एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, वर्किंग नोट आप लिखे मगर सम के एंड में लिखे। तो इसको हटा देते हैं फिलहाल। नंबर 9 इसको भी हटा देते हैं। अब चलते हैं नंबर 12 को। 12 को क्या हो रहा है? पेड इनटू देना बैंक 40,000। अब यहाँ पे आप देना बैंक के अंदर 40,000 रुपया पेड कर रहे हो, इसका मतलब आप डिपॉजिट कर रहे हो। तो यहाँ पे भी दो अकाउंट है, एक है देना बैंक पर्सनल है, और कैश पेड बोले तो कैश पेड होगा। तो 40,000 रुपया आपका कैश हो गया। देना बैंक पर्सनल, यहां पे हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, तो देना बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। तो हमेशा डेबिट एंट्री से शुरू करें, तो 12 तारीख देना बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, और हमारे पास से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट 40,000 बीइंग पेड टू देना बैंक। ठीक है, तो यहाँ एंट्री नंबर 12 पूरी हुई, इसको हटा देते हैं। मेरा पेज खत्म हुआ है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। आपका भी पेज खत्म हो तो आप नेक्स्ट पेज पे जाएं। 15 तारीख को क्या हो रहा है? 15 तारीख को गुड्स बॉथ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल,
यहाँ पे आपने गुड्स को मुफ्त में बांट दिया। तो कोई भी बिजनेसमैन अपनी चीज, अपनी गुड्स जो आप बना रहे हो उसको मुफ्त में कभी भी बांटता नहीं है। ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने का जरिया होता है, क्योंकि कस्टमर ना पैसा दे के नई चीज नहीं खाता। वो हमेशा वो जो फ्री में मिलेगी वो चीज आप वो एक्सपेरिमेंट करने तैयार होता है। अगर आप मिठाई की दुकान पे जाते हो तो आपको मिठाई वाला क्या करता है, सैंपल में थोड़ी थोड़ी मिठाई चखा देता है, भाई लो टेस्ट करो। तो वो टेस्ट जो करा रहा है वो उसका गुड्स है ना, मिठाई मिठाई में डील कर रहा है वो, उसके लिए गुड्स है और वो फ्री में दे रहा है आपको, उसका चार्ज तो नहीं मांगता आपसे। यानी उस मिठाई को उसने फ्री में बांट दिया, मगर उसने एक तरह का क्या कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि भाई ये गुड्स है, इसकी इसका टेस्ट है। तो इसलिए जब भी वो मुफ्त में बांट रहा है, इसका मतलब वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने गुड्स का। तो यहाँ पे बच्चों दो अकाउंट है, एक गुड्स है और एक एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट आपको समझना है, क्योंकि मुफ्त में बांट रहा है यानी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने गुड्स का। और एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल है, नॉमिनल बोले तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपका फायदा है या नुकसान है, फिलहाल तो गुड्स जा रहा है, उसका पेमेंट आपको मिलने वाला नहीं है, तो अपने लिए एक्सपेंस ही है। तो 15 तारीख को आपको पहले लिखना है एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 5000, क्योंकि इसका पैसा तो मिलने वाला नहीं है आपको, ये तो खर्चा ही है आपका। हाँ, और दूसरा अकाउंट गुड्स है, गुड्स हमारे पास से, हमारे दुकान से बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मगर यहां पे जब गुड्स लिखेंगे तो खाली गुड्स नहीं लिखना, आपको पूरा डिटेल लिखना है, टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। ठीक है, तो ये वर्डिंग याद रखें, खाली गुड्स लिख दोगे इसका मतलब वो सेल्स हो जाएगा, ये सेल्स नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खाली गुड्स नहीं लिखना है, आपको पूरा डिटेल लिखना है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो 5000 डेबिट में, 5000 क्रेडिट में, बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नरेशन एज इट इज। तो 15 एंट्री पूरी हुई, अब चलते हैं 22 को। पेड फॉर कमीशन रुपीज 5000 टू आनंद। अब बच्चों हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, आनंद को करें, रमेश को करें, सुरेश को करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्या है, कमीशन दे रहे हैं और कैश। तो मेरे लिए यहाँ पे दो अकाउंट इंपॉर्टेंट है, कमीशन और कैश। कैश पेड हो रहा है यानी ये आउट हुआ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कमीशन भी नॉमिनल है और कमीशन पेड कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो 22 को पहली एंट्री आएगी कमीशन अकाउंट डेबिट 5000, क्योंकि ये मेरे लिए एक्सपेंस बन गया, मैं पेमेंट कर रहा हूं कमीशन, और कैश मेरे पास से जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट 5000 बीइंग पेड फॉर कमीशन। बच्चों नाम नहीं लिखना, याद रखो, क्यों, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, सैलरी, रेंट, ये बहुत जन को हम देते हैं, तो सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो नाम, कमीशन इंपॉर्टेंट है तो आप कमीशन लिखेंगे, ठीक है, नाम की जरूरत नहीं है। तो 22 पूरा हुआ, इसको हटा देते हैं, चलते हैं 24 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। 24 को, 24 जून को रिसीव 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। पहली बात तो रिसीव्ड यानी पैसा आ रहा है, और पैसा चेक फॉर्म में आ रहा है, यानी डेबिट कार्ड बोला, चेक बोलो तो बैंक से पैसा मिलने वाला आपको। तो हमें यहाँ पे बैंक का नाम इस्तेमाल करना है। और एक चीज, कौन दे रहा है पैसा हमें, उर्मिला, तो उर्मिला हो जाएंगी गिवर क्रेडिट, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू उर्मिला अकाउंट। यहां तक ठीक है, मगर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है फुल सेटलमेंट, ये बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी वर्ड फुल सेटलमेंट आएगा इसका मतलब है वहां पे डिस्काउंट है, तो ये वर्ड हमेशा याद रखें, यहाँ फुल सेटलमेंट। तो अब डिस्काउंट कैसे है, कैसा समझ में आएगा, तो आपको अभी देखना है उर्मिला। उर्मिला जो आपको पेमेंट कर रही हैं वो 28,000 का पेमेंट कर रही हैं। तो अभी आपको देखना है पहले उर्मिला से हमारी कोई डील हुई कि नहीं हुई, तो हम सारी एंट्री में चेक करेंगे, 1 में उर्मिला नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में, हाँ देखो 3 में, यानी 9 जून को हमने माल बेचा था उर्मिला को, कितने में बेचा था, 28,500 में। ये उधार का ट्रांजेक्शन था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इसीलिए उर्मिला टू सेल्स लिखा था हमने। तो उर्मिला को हमने उधार पे माल बेच दिया 28,500 में, मगर 24 तारीख को वो आपको पेमेंट कर रही है 28,000 सिर्फ। इसका मतलब वो आपको 500 रुपया कम दे रही है, यानी वो 500 रुपया बन गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, जनरेटिव बताता हूं और क्लियर समझ में आएगी। 24 तारीख को यहां लिख लेते हैं पहले, क्योंकि पैसा आ रहा है डेबिट कार्ड के थ्रू आ रहा है, तो बैंक, आपका बैंक रिसीवर बन गया, डेबिट द रिसीवर 28,000, उर्मिला सिर्फ आपको 28,000 दे रही है,
तो बैंक में सिर्फ 28,000 गया। देना कितना था उसको उर्मिला को? 28,500। पेमेंट कितना की उसने? 28,000, यानी 500 रुपया उसने आपको कम दे रही है, तो आपका नुकसान हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और उस नुकसान को आपको जबरदस्ती नाम देना पड़ेगा डिस्काउंट, क्यों आपको डिस्काउंट छूट देना पड़ रहा है आपको 500 रुपया। तो ये डिस्काउंट आपका 500 रुपया छुपा हुआ है, ये वर्ड याद रखना। फुल सेटलमेंट वर्ड आया, इसका मतलब वहां पे डिस्काउंट है। तो आपको गौर करना है कि पैसा मिलना कितना चाहिए था और कितना पैसा मिला। जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। और यहाँ पे लिख देते हैं टू उर्मिला अकाउंट 28,500 बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम उर्मिला आफ्टर डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमारी 24th एंट्री पूरी हुई। अब चलते हैं 29 को। 29 जून में हो रहा है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 9,000। यहाँ पे डायरेक्टली देखो वर्ड दिया उन्होंने एडवर्टाइजमेंट, जबकि आपको 15 नंबर में एडवर्टाइजमेंट वर्ड नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि 15 नंबर में वहां पे वो गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल। तो एडवर्टाइजमेंट टू गुड डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल। और यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसका आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट गुड्स के थ्रू होता है। आप कभी मॉल्स वगैरह में जाते हैं या कहीं रेलवे स्टेशन के बाहर आप देखो कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, चॉकलेट का, वेफर का, तो वो फ्री में सबको बांटते हैं। या कभी कोई नई दुकान, होटल खुलता है तो वो भी फ्री में बांटता है। तो वहां पे क्या हो रहा है? गुड्स को बांटा जा रहा है फ्री में, तो इसलिए गुड्स का नाम लिखना है। और कभी-कभी आपको एडवर्टाइजमेंट पेड यानी डायरेक्ट कैश के थ्रू होता है। अगर आप देखें होल्डिंग वगैरह रोड पे आप देखें बैनर लगे रहते हैं या टीवी पे आपने ऐड देखा होगा, तो वो ऐड का आपको पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को। तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है वो कैश में हो रहा है। यहाँ पे जो 15 तारीख को एडवर्टाइजमेंट हुआ था वो गुड्स में हो रहा है। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक अकाउंट है नॉमिनल और पेमेंट बात कर रहा है यानी कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? आपका रियल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट पेमेंट यानी एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो 29 तारीख को लिख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 9,000। पेमेंट कर रहे कैश पेमेंट, कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ लिख लेते हैं टू कैश अकाउंट 9,000 बीइंग पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। 9th एंट्री पूरी हुई। अब इंपॉर्टेंट एंट्री है आपका 30 जून को। क्या है वो पहले पढ़ लेते हैं। परचेज लैपटॉप, एसेट्स है। यहाँ पे देखो लैपटॉप क्या है आपका? एसेट्स। कंप्यूटर लैपटॉप ये आपका एसेट्स है। आप परचेज कर रहे हो, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। Purchase laptop for rupees 20,000 at the rate of 28% GST and amount paid by NEFT। पहली बात तो लैपटॉप खरीद रहा है, एसेट्स आ रहा है, और इसका जो पेमेंट कर रहे हो आप एनईएफटी यानी बैंक के थ्रू कर रहे हो। एनईएफटी बोलो, आरटीजीएस बोलो, चेक बोलो या डेबिट कार्ड बोलो, तो सारा ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं, लैपटॉप आ रहा है डेबिट और बैंक के थ्रू पेमेंट हो रहा है यानी बैंक गिवर क्रेडिट। मगर इसमें आ गया जीएसटी। अब जीएसटी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे भी पहले कैलकुलेशन बता दो आपको, कैलकुलेशन ध्यान से समझना। लैपटॉप परचेज हो रहा है एट द रेट ऑफ 28% जीएसटी और परचेज वर्ड आया तो क्या लिखने बोला था मैंने आपको? इनपुट। किसके सामने? सीजीएसटी और एचजीएसटी। फिर से समझा दूं, जीएसटी जब भी आएगा उसका आपको दो पार्ट करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा देना है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो पहले कॉस्ट ऑफ लैपटॉप लिख लेते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट है 20,000 का। तो जब आप दुकान पे गए, दुकान पे खड़े हुए, तो सामने वाले ने बोला भाई ये रहा लैपटॉप 20,000 का, आप ले हुए। तो लैपटॉप हमारे पास आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट लिख दिया। अब वो बोलता है भाई साहब 20,000 का लैपटॉप अच्छी बात है, इस पर टैक्स भी लगेगा और टैक्स भी आपको ही देना है। दुकानदार आपको बोल रहा है टैक्स आपको ही देना है, तो ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया। तो एड 14% जीएसटी ऑन दिस 20,000। तो 20,000 का 14% निकालेंगे तो ये आ गया 2,800। और बच्चों 14% कहां से आया? इस 28% का आधा कर दिया मैंने, तो 28 का आधा करेंगे तो कितना था? 14%। तो दुकानदार ने बोला भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको 2,800 टैक्स देना है। तो हम लोग बोले ठीक है चलो ये भी ऐड कर लेते हैं। फिर दुकानदार बोलता है नहीं भाई ये तो सेंट्रल का होगा, अब स्टेट गवर्नमेंट को भी आपको देना है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, हमारे इस एट प्रेजेंट कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? बीजेपी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी हो गई, यानी आपको वो बोलता है दुकानदार कि भाई 2,800 सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। फिर बोलता है कि भाई आपको और 14% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यानी अब स्टेट गवर्नमेंट हम लोग महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट कौन है? शिवसेना अलायंस है।
तो वो बोलता है कि आपको 2,800 सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है और 2,800 आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना है। दोनों ही कितना है, 28 का आधा आधा कर दिया मैंने, 14 तो 20,000 का 14% कितना आता है बच्चों, 2,800 और 2,800 यहाँ लिख दिया हमने। तो ये भी आपके लिए एक्सपेंस बर्डन हो रहा है, आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने डेबिट लिखा है। और तो दुकानदार बोलता है भाई 20,000 का लैपटॉप था, उसमें ये टैक्स लगा सीजीएसटी का, ये टैक्स लगा एसजीएसटी का। यानी दुकानदार और बोलता है कि भाई 20,000 नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा 25,600 का। यानी आप तीनों प्लस करेंगे तो टोटल आ गया 25,600। और ये पेमेंट एनएफटी यानी बैंक से होगा। बैंक इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए यहाँ पे देखो मैंने डेबिट डेबिट लिखा है और टोटल वैल्यू के सामने क्रेडिट लिखा है। अब एंट्री कैसी हो गई देख ले। एंट्री यहाँ पे एंट्री नंबर 30 यानी 30 तारीख को पहले लैपटॉप आ रहा है तो लिख लेते हैं लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,000। फिर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी ये भी डेबिट करनी है। मगर आप जब सीजीएसटी लिखेंगे तो आगे वर्ड क्या डालना है आपको, इनपुट। तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट सीजीएसटी 2,800, ये आया। इनपुट एसजीएसटी 2,800 यहाँ से आया। और टोटल वैल्यू आपको एनएफटी से देना था यानी टू बैंक अकाउंट 25,600, बीइंग परचेज लैपटॉप इंक्लूडिंग 28% जीएसटी। बच्चों देखो, परचेज हो या सेल्स हो कैलकुलेशन इसी तरह से होगा। मगर जब आप एंट्री लिखेंगे तो ये 3 एंट्री क्रेडिट में जाएगी और एक एंट्री डेबिट में जाएगी। उल्टा हो जाएगा क्योंकि सेल्स का अपोजिट परचेज होता है। और एक चीज, इनपुट के जगह पे आपको यहाँ पे वर्ड डालना है आउटपुट, है ना। परचेज यानी आ रहा है इसलिए इनपुट। और जब सेल्स करेंगे तो सेल्स के जहाँ पे आपको नाम खाली बदलना है, इनपुट के जगह पे क्या लिखना है, आउटपुट। और ये सारी एंट्री आपको क्रेडिट में करनी है, ठीक है। आउटपुट आएगा तभी बताऊंगा। फिलहाल परचेज है इसलिए वर्ड याद रखे, क्या करना है आपको, इनपुट। तो ये एंट्री नंबर 30 भी हमारी मुकम्मल हुई। तो वर्किंग नोट हटा देते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप बनता है टोटल करना। तो टोटल करना क्या करना है आपको, डेबिट का पूरा टोटल और क्रेडिट का पूरा टोटल लेना है और यहाँ लिखना है। तो डेबिट का टोटल कितना है, 50 प्लस 1,00,000 प्लस 50 प्लस 72 प्लस 28,500 प्लस 40 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 28 प्लस 500 प्लस 9,000 प्लस 20,000 प्लस 2,800 2,800। तो सबको आपने प्लस किया तो आपका डेबिट का टोटल बन गया 4,13,600। इसी तरह से आप क्रेडिट का सारे अमाउंट को प्लस करेंगे तो आपका क्रेडिट का टोटल भी आ गया 4,13,600। तो इस तरह से ये सब हमारा राइट हो गया, टैली हो गया। तो आपके सारे वीडियो 1 2 3 4 ऑर्डर वाइज चेक करें, कैलकुलेशन समझें। डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, जीएसटी याद रखें। जीएसटी का परसेंटेज आपको एक ही दिया रहेगा, उसको आधा आधा करें। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, आधा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और परचेज रहेगा तो इनपुट वर्ड डालना है, सेल्स रहेगा तो आउटपुट वर्ड डालना है। तो इस तरह से आज क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। होप सो कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।